वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है नेशनल इनकम शुरू कर रहे हैं, हमारा नया लेसन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम नेशनल इनकम शुरू करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, लेसन 3 फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनल इनकम, जो कि आपके टर्म 2 का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, हियर स्टार्ट करते हैं। So what do we mean by national income? National income is the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। यानी कि हमारा जो नेशनल इनकम होता है वो हमारे नॉर्मल किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा की गई फैक्टर इनकम का टोटल किसी भी एक अकाउंटिंग इनकम ईयर में, मतलब किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, पूरे वित्तीय साल के अंदर उस कंट्री के रहने वाले नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा अर्न की गई टोटल फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें केवल फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। दूसरी चीज, इसमें केवल नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम जो है वो ऐड होती है। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? तो फैक्टर इनकम इन आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स टू द हाउस होल्ड ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। पहली बात हम बात करते हैं कि फैक्टर इनकम कहते कैसे, एक साधारण टर्म में बात करते हैं। तो फैक्टर इनकम वो पेमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी कि फर्म्स जो होती हैं वो हमारे ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारे हाउस होल्ड या वहाँ काम करने वाले लोगों को उनकी फैक्टर सर्विसेज यूज़ करने के बदले में देती हैं, वो पेमेंट हमारे कहलाते हैं फैक्टर इनकम। ठीक, जिनको हम कुछ तरीके, जिसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि वो क्या करती हैं, अपनी जो सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वो सर्विसेज एम्प्लॉयर्स को देते हैं वो सारी सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए मजदूरी करते हैं या जाकर काम करते हैं, सैलरीज मिलती हैं, उन्हें वेजेस मिलती हैं। ये जो से चीज़ें हैं जो उनकी सर्विसेज यूज़ करने के बदले में जो दिया जाता है उन्हें पेमेंट, वो हमारा फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। तो और इंक्लूड होती है इसमें रेंट इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, प्रॉफिट्स इंक्लूड होते हैं। जो रेंट हमारा हाउस होल्ड लेते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला, उनकी लैंड के यूज़ के बदले में दिया जाने वाला, प्रोड्यूसिंग यूनिट से मिलने वाला कोई भी पैसा जो उन्होंने किसके ऊपर खर्च किया हो, रेंट दिया हो किसी दूसरे व्यक्ति को, वो हमारा कहलाता है। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज में आता है। फिर ऐसा कोई पेमेंट जो इंटरेस्ट की फॉर्म में दिया गया हो हाउस होल्ड को, उनकी कैपिटल भी जो उन्होंने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में किसी फर्म में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी हमारा जो है वो फैक्टर्स इनकम में आता है। फिर प्रॉफिट्स जो भी हमारे हाउस होल्ड अर्न कर रहे हैं, अपने इंटरप्रेन्योर स्किल्स को जो भी हमारा प्रोड्यूसिंग यूनिट में लगा रहे हैं, उसको मिलने वाला प्रॉफिट भी हमारा इसी में आता है। तो यानी कि जो फैक्टर, जो अब हम बात करें कि हम एक्चुअली कहते किसे हैं फैक्टर इनकम, 4 चीज़ें शामिल हो रही हैं। पहला है वेजेस या सैलरी। ठीक है, पहली चीज़ हो गई वेजेस या सैलरी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारा रेंट, तीसरी चीज़ क्या हो गया इंटरेस्ट, ठीक, और चौथी चीज़ क्या हो गई हमारी प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें मिलके हमारी क्या बना रही हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कहा जाए कि फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं और इनको दिया जाने वाला कोई भी पेमेंट फैक्टर इनकम में आता है। ठीक, तो वेजेस में दिया गया पेमेंट, सैलरीज में दिया गया पेमेंट, रेंट में दिया गया पेमेंट, इंटरेस्ट पे दिया गया पेमेंट या फिर प्रॉफिट में को दिया गया पेमेंट, किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा दिया गया पेमेंट किसी इंडिविजुअल को, ये सब हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। अब अगला आपकी बुक में देखिए गिवन है एक चीज़ कि फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। जो फैक्टर इनकम है ये ट्रांसफ़र इनकम से अलग होते हैं। तो फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम से अलग होते हैं, समझ में नहीं आया कि ट्रांसफ़र इनकम है क्या। तो ट्रांसफ़र इनकम्स आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी एक्सेट्रा। यानी कि जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो होती है जो किसी पर्सन को मदद के लिए दी जाती है, जैसे कि डोनेशन है, चैरिटी है ना। और जबकि फैक्टर इनकम जो होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए दी जाती हैं, उनकी सर्विसेज जो वो रेंडर करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, उनके बदले में उन्हें दी जाती है। तो यानी कि फैक्टर इनकम जो होती है वो क्या होती है, अर्नड इनकम होती है और ट्रांसफ़र इनकम अनअर्नड होती है। अर्नड और अनअर्नड क्या होता है, अर्नड वो होता है जिसके लिए हम कुछ
करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर हमें पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं अर्न इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जब बिना मेहनत करे पैसा मिलता है किसी मतलब सहायता के लिए किसी भी तरीके से, तो उसे बोलते हैं अनअर्न इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम क्योंकि अर्न नहीं की जाती है तो एज रिवॉर्ड होती है वो फैक्टर सर्विसेज देने का, तो इनको जो है वो नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, केवल फैक्टर सर्विसेज से होने वाली इनकम यानी फैक्टर इनकम्स को हम इनमें इंक्लूड करते हैं। तो हमने अभी क्या समझा, हमने समझा कि नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर इनकम का टोटल होता है, इसमें ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूडेड नहीं होती है। और क्यों इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि रिवॉर्ड की तरह होती हैं, ये कोई अर्न नहीं की जाती हैं। अब हमने एक और टर्म बात की थी नॉर्मल रेसिडेंट। हमने कहा था कि फैक्टर सर्विसेज से कमाया जाने वाला सारे पैसे का टोटल नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा वो हमारा होता है नेशनल इनकम। तो नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, हम नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट एक्चुअली होता कौन है एक कंपनी का। नॉर्मल रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है किसी भी कंट्री का जो ऑर्डिनरी जो है वो कंट्री में रह रहा हो या जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कंट्री में है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो व्यक्ति एक साल, ठीक है, एक साल या उससे अधिक देश में रहता है उसे ऑर्डिनरी रिसाइडिंग के नाम से यानी कि साधारण निवासी के नाम से जाना जाता है। और ये व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि कंट्री का निवासी ही हो, अगर वो कंट्री में एक साल या एक साल से अधिक से रह रहा है तो वो व्यक्ति वहाँ का साधारण निवासी माना जाएगा। इसके लिए सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में है, ठीक है, अगर वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में चला रहा है, तब भी वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि हमारा नॉर्मल रेसिडेंट की कंडीशन में आएगा। ठीक, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, क्या डिफरेंस है नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में। ठीक है, तो देखिए जो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, जो भारतीय लोग फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भारत के लिए तो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। जो फॉरेनर्स जो है इंडियन एम्बेसी में कर रहे हैं, कनाडा, जापान में, ऐसे फॉरेनर्स जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, भारत में नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, दूसरे देशों में, कनाडा, जापान में वर्क कर रहे हैं, वो हमारे नॉन रेसिडेंट होंगे इंडिया के। ठीक है, यानी कि हमारे देश का कोई वासी अगर किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। हमारे जो इंडियंस हैं अगर वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में जो इंडिया में है वहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हैं। जो फॉरेनर्स हैं अगर वो WHO में जो कि इंडिया में है वहाँ काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक, अब हम बात करें कि जो लोकल पीपल हैं जो हमारे ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल IMF के ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं, वो लोग कौन है, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के। और जो जर्मन्स या अदर कोई फॉरेनर जो है वो एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंडियन मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, अगर मान लो इन भारत में IMF के ऑफिस में कोई डायरेक्टर के रूप में काम करे और विदेशी हो तो वो व्यक्ति हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है। यानी कि अगर हमारे भारत में कोई लोकल व्यक्ति काम कर रहा है IMF के ऑफिस में तो वो तो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट हुआ, लेकिन अगर कोई विदेशी काम कर रहा है तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट हुआ। अब भारत का कोई दूत, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, चाहे किस दुनिया के कहीं भी हो, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। भारत में कहीं का दूत हो कोई, ठीक है, तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट होगा। फिर अब हम बात करें फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज फॉर स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट। जो लोग इलाज के लिए हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ आते हैं, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में साल भर से अधिक या साल भर रहा हो तो वो व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट है। और फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो भारत में काम कर रहे हैं, वो जो कि साल भर से कम से काम कर रहे हैं, यानी कि विदेशी ऐसे तकनीकी एडवाइज़र्स या तकनीकी एक्सपर्ट्स जो हमारे भारत में साल भर से कम समय से काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन हुए, नॉन रेसिडेंट। तो नेशनल इनकम में केवल जो है नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के, उनकी
इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है, इसमें नॉन रेसिडेंट की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, चाहे वो हमारे देश के नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक, तो हमने इस पूरे लेसन में समझा क्या? हमने ये समझा इस पूरे लेसन में कि जो नेशनल इनकम होती है वो जो है टोटल होता है किस चीज़ का? सारी फैक्टर इनकम जो हमारे रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट्स करते हैं। अब हमने बात की कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, तो सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स पर दिया जाने वाला प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा इन पर दिया जाने वाला पेमेंट हमारा जो कहलाता है वो फैक्टर इनकम कहलाता है। और जो फैक्टर इनकम होती है वो ट्रांसफ़र इनकम से बिल्कुल अलग होती है। ट्रांसफ़र इनकम दान वगैरह में दिया गया अनअर्न्ड इनकम को कहते हैं और फैक्टर इनकम अर्न इनकम को कहते हैं। तो अर्न इनकम जो होती है हमारी, उसका टोटल जो होता है वो हमारा किस में आता है? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आता है। फिर हमने एक टर्म पढ़ा है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं? तो जो लोग हमारे भारत में 1 साल या 1 साल से अधिक रह रहे हों, चाहे वो भारत के नागरिक हों अथवा नहीं, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आते हैं। इसके अलावा फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले भारतीय लोग भी और भारत का दूत, भारत के दूत भी हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आते हैं। इसके अलावा जो लोग 1 साल से कम समय तक भारत में रहे हों या जो लोग दूसरे देशों के राजदूत हो लेकिन हमारे यहाँ रह रहे हों या हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हों लेकिन 1 साल से कम लगा हो या फिर फॉरेन एम्बेसीज में वर्क कर रहे हों, फॉरेनर्स ही हों, तो ऐसे लोग नॉन रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए या कोई अपने इलाज कराने के लिए भारत में आया है दूसरे देश से, तो वो भी हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो नेशनल इनकम उन लोगों की फैक्टर इनकम होती है जो भारत के साधारण निवासी यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं। ठीक, नेशनल इनकम कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।